दलित दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। 27 फरवरी को सतगुरु रविदास जी की जयंती थी, 644वीं जयंती। आमतौर पे हर साल इस दिन वाराणसी में सिर गोवर्धन में बड़ा मेला लगता है। दुनिया भर से लोग आते हैं, यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुआ यह है कि यह सिर गोवर्धनपुर जो है वह कहीं ना कहीं एक राजनीति का केंद्र भी बनता जा रहा है। नेताओं के आने का दौर शुरू हो गया है और इस बार तो तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता पहुंचे और उन्होंने वहां पे जाके मत्था टेका। इस बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री आपको अखिलेश यादव पहुंचे, सपा अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से आए हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, तो तमाम लोग पहुंचे। और तो इसी मुद्दे पे आज की हमारी बातचीत हो रही है और हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार सर। और हम इस पे चर्चा करेंगे, आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद सतगुरु रविदास भी राजनीति के केंद्र में आते जा रहे हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और आपने मेरा सवाल सुन लिया होगा। मैं उसको फिर से दोहराता हूं कि सर क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद अब ये माना जाए कि सतगुरु रविदास जी भी राजनीति के केंद्र में उनको लाने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं उसमें दो बातें बहुत साफ साफ समझनी चाहिए। जी। एक, गुरु रविदास महाराज या बाबा साहब अम्बेडकर या जी। फूले जी। या साहू जी महाराज, इनकी फोटो को पूजना, हम्म, इनके आगे झुकना हम्म, एक अलग बात है। जी। और उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके दर्शन पर, फिलॉसफी पर, उस पर अमल करना दो अलग अलग बातें हैं। तो जो लोग जिनका आप नाम ले रहे थे, जी। क्या वो वास्तविकता में अपने कार्यक्रमों में कभी उन्होंने आज से पहले कभी शामिल किया हो, जी। या उनके ऊपर ऐसा कोई मूर्ति बनवाई हो, या उनके नाम पर कोई विद्यालय बनाया हो, या कोई मंदिर बनाया हो, या उसका मंदिर का जीर्णोद्धार किया हो, जी। या कोई पॉलिटेक्निक बनवाई हो, या महाविद्यालय बनाया हो, या जिले का नाम रखा हो, ऐसा कुछ क्या कभी किया है? जी। और इसलिए अचानक केवल आ, धाम में, गुरु के धाम में, गुरु रविदास के धाम में जा करके और केवल नतमस्तक हो जाना, जी। ये अपने आप में सचमुच विशुद्ध राजनीति दिखाई पड़ती अच्छा, मतलब इसको राजनीतिक मेला कहा जाए, आस्था बढ़ी है ऐसा नहीं माना जा सकता? है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आस्था कार्यक्रमों में प्रकट होती है। जी। आस्था, अगर उनके ऊपर कोई कार्यक्रम बनाते, जी। वहां जाए भी ना, कोई जरूरी नहीं है कि उनके मंदिर में जाके ही जो है वो दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्या वास्तविकता में उनके ऊपर आज तक, क्योंकि आप जानते हैं 1398 में गुरु रविदास महाराज का जन्म होता है, हम्म, तो 633 वर्ष के आसपास हो रहे हैं। जी। तो क्या 633 वर्षों के अंदर किसी राजनीतिक दल को याद आई, कांग्रेस को याद आई कभी, या किसी और भाजपा को याद आई? क्योंकि वहीं पर जो है सब कुछ हुआ वाराणसी के अंदर, और जी। वहीं असर्शन किया बाकायदा महाराज, गुरु महाराज ने। तो क्या इसके पहले कभी याद आई कि नहीं आई? ये बात अपने आप स्वतः, जिसे कहना चाहिए नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में, ये सवाल उठने लगता है कि वास्तविकता में जो लोग आज राजनीतिक परिवार के लोग वहां जा रहे हैं, जी। उनके हृदय में गुरु महाराज के लिए कितनी जगह है। तो सर ये इसको क्या यह माना जाए कि एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उनको आज लगने लगा है, क्योंकि आपको पता है कि गुरु रविदास महाराज की फिलॉसफी बहुत पुरानी है। जी। और उनके जो मानने वाले लोग हैं, वो जी। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है,
बल्कि अब पंजाब में वह अधिक प्रभावशाली दिखाई पड़ रहे हैं। जी और पंजाब में भी इलेक्शन 1 साल बाद के लगभग बचा हुआ है, जी और उसी प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में भी बचा हुआ है। जी। तो हम, ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज के लिए उमड़ा प्यार राजनीति से परे होकर के देख सकते हैं। हम्म। सर, विपक्ष इसी बहाने जब जाते हैं विपक्षी दल तो सवाल उठाते हैं कि बहन जी वहां पे नहीं जाते और उसको लेके निशाना भी साधा जाता है। नहीं, अक्सर ये जो है बहन जी पर, या जो मानने वाले हैं, जी जो वास्तविकता में उनमें विश्वास करते हैं, जी वो आडंबर में विश्वास नहीं करते हैं। जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रोग्राम बताना शुरू करें, जी और विशेषकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल के अंदर, मैं अपने रिसर्च से, जी मैं अपने अध्ययन से बता सकता हूं कि यहां तक कि जब संत गुरु रविदास महाराज के नाम पर जिला बनाया गया, जी तो उस जिले का नाम किसने परिवर्तित किया? जी। जो आज मत्था टिकाने जा रहे हैं, क्या उन्होंने ही उसका नाम नहीं बदला था? या आ, श्री सिर, जो जगह है, हाँ, सिद्ध गांव गोवर्धन। है, श्री गोवर्धन हम्म, पुर, हम्म, तो सिर गोवर्धनपुर के अंदर जो मंदिर था, जी उसका जीर्णोद्धार किसके कार्यकाल में हुआ? हम्म, ये एनालिसिस करके आप खुद लगा सकते हैं। जी तो मुझे लगता है कि जिन समाजों के लीडर, नेतृत्व करने वाले, उनको केवल और केवल वह आडंबर से नहीं मानते, बल्कि उनकी रीति और नीति में विश्वास करते हैं, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वह वहां पर केवल दिखाने के लिए मत्था टेकने जाएं। लेकिन जब वह सत्ता में आते हैं, जब वह कार्य करते हैं, जब वह अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को दिखाते हैं, तो उसमें देखना चाहिए कि वास्तविकता में गुरु रविदास महाराज की वाणी उनके जीवन में कितनी है। हम्म। सर, अगर इस स्थिति को राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो तमाम बहुजन नायक हुए हैं, बहुत लंबी परंपरा रही है संतों गुरुओं की। तो जो रविदास जी को केंद्र में लेके आने की कोशिश हो रही है या फिर उन पे तमाम राजनीतिक दल जो फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह क्या मानते हैं आप? सिर्फ नहीं, मैं वोट या फिर कोई और बात है? नहीं, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है अशोक जी, क्योंकि इसी बहाने गुरु रविदास महाराज के फिलॉसफी पर, जी क्या वास्तविकता में क्या उनके दर्शन पर बहस हो सकती है, या उनके द्वारा जो ऐतिहासिक चैलेंज किया गया है, और किसको चैलेंज किया उन्होंने? जी बाकायदा वाराणसी में रह करके, और जो ऊंच नीच समाज की व्यवस्था थी, और जिसको लोग कहेंगे कि वास्तविकता में मनुवादी व्यवस्था थी, इस तरह बोलते हैं लोग। और वो कह रहे थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो गंगा हमारी कटौती में दिखाई देगी, चैलेंज किया, और बाकायदा उस किंवदंती को लोग आज दोहराते हैं। और उन्होंने अपनी अस्मिता पर हमेशा गर्व किया। जी कह रविदास थला से चमारा, जो हम शहरी सोबीत हमारा। तो आइए, अगर सचमुच हमारी अस्मिता है, और तीसरा जो नारा, जो तीसरा जो उनका जुमला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रविदास जन के कारणे, रविदास जन के कारणे होवत न को नीच, मानुख को नीच कर डारे है ओछे काम की कीच। जी तो जो जनना शूद्र मानते हैं, उनको चैलेंज कर रहे थे रविदास महाराज। तो क्या ये जो पैदा होने से लोग अस्पृश्य मान रहे हैं, जी और जो समाज के दल हैं, या ऐसे समाज के संगठन हैं जो जन्म पर भी अस्पृश्यता बरसते हैं आज भी, और वो भी वाराणसी जैसे उसमें, क्या वह गुरु रविदास महाराज की वाणी को सुनेंगे, या केवल उनकी मूर्ति पर जाके माला चढ़ाएंगे? ये हमको जो है प्रश्न उठता है। जी। अच्छा सर, इसमें एक चीज अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम बहुजन नायकों का उभार हुआ है और जिस तरीके से जो इस समाज के लोग हैं जिन्होंने अपने नायकों को, और जो आप जैसे बुद्धिजीवी हैं माननीय कांशीराम जी ने जिस तरीके से सामने लेके वो आए तमाम बहुजन नायकों को, और आप जैसे बुद्धिजीवी ने लगातार लिखा, बोला, आगे बढ़ाया तमाम मंचों से,
तो क्या उसका एक फर्क पड़ा है कि तमाम अब एक-एक करके नायक बहुत बड़े स्तर पे स्थापित होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और नायकों को जगह मिलेगी, उन पे चर्चा होगी अच्छे से? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि नायकों को अगर पुनर्जागृत किया, पुनर्जीवित किया तो वो मान्यवर कांशीराम ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। जी, और उसके बाद बाकायदा बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनी, जी। मान्यवर उस समय थे और माननीय सबसे जो इस समय नेत्री बसपा सुप्रीमो मायावती जी की जो सरकारें बनी, उसके अंदर उन समाजों के सभी नायक और नायिकाओं को एक सकारात्मक दृष्टि से देख करके उनके ऊपर बाकायदा उनको इज्जत देने, जो हुँ, रिस्पेक्ट, जिस इज्जत के, जिस आदर के, सम्मान के वो पात्र थे, वो पहली बार हुआ। हुँ, अब ये एक तरह से जीवन धारा या जीवन मूल्य बन गई है। हुँ, और विगत हमने 5 या 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में देखा कि वो जो न्याय, उनको जो आदर मिला था, हुँ। उसके साथ कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है। जी। चाहे वो अंबेडकर पार्क का नाम बदला गया हो, हुँ, चाहे मान्यवर कांशीराम की नाम से जो विश्वविद्यालय बना था, उर्दू फारसी विद्यालय, जी। उसको बदला गया। बाकायदा बहुत सारे जिले, महामाया जिला बदला गया हो, चाहे वो जो है संत रविदास बदला गया हो, बाकायदा वो बदले गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन नायकों को जिनको बहुजन आंदोलन, मान्यवर कांशीराम और मायावती जी वगैरह ने बाकायदा, उनकी दलों ने बाकायदा रिस्पेक्ट दी थी, जी। कहीं ना कहीं उनके साथ अनादर हुआ। और अब क्योंकि राजनीतिक करवट लेने जा रही है, चुनाव पास में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भूल सुधार का कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा। हुँ। तो सर इसमें क्या जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो इन नायकों को मानने वाले लोग हैं, जब ये राजनीतिक दल उनके बीच में जाए तो उनको सवाल नहीं उठाना चाहिए कि आपने किस तरीके से हमारी जो स्थापित जगह थी, नाम थे, उनको आपने खंडित किया? एक बड़ा सवाल नहीं बनता है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये प्रश्न लोग अलग-अलग प्रकार से उठाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जाके धरना प्रदर्शन करें या वो लड़ाई करें। लेकिन ये हो सकता है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब चुनाव में यही लोग जाएँ जो मत्था टेकने जाते हैं, वोट माँगने, तो लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उनको सवाल उठाना चाहिए और बाकायदा उनसे ये प्रश्न करने चाहिए कि आपके कार्यक्रमों में ये लोग कहाँ हैं? आपके कार्यक्रमों के अंदर जो मूल्य हैं, उनके अंदर क्या समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो काम किया गुरु रविदास महाराज ने, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, हुँ, छोट बड़े सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो हुँ, इसका मतलब छोटे और बड़े के बीच में जी, जो फासला हो गया था उसको गुरु महाराज मिटा रहे थे। जी, जबकि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी बहुत बाद में आती है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व बहुत बाद में आता है। लेकिन 620-30 वर्ष पहले मान गुरु रविदास महाराज उसकी गुहार लगा रहे थे। तो मुझे जी, लगता है ये प्रश्न जी, आज वर्तमान समय में हुँ, और भी प्रासंगिक हो गया है। गुरु महाराज के दर्शन को मुझे लगता है कि और भी उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, जबकि छोटे बड़े के अंदर भेदभाव हो रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार अस्पृश्यता का भेदभाव हो रहा है। और सबसे बड़ा उनका, देखिए, नारी को जो सम्मान दिया, जी, नारी को जो सम्मान दिया गुरु रविदास महाराज ने, वो भी उत्तर भारत के अंदर, मीरा को बाकायदा उन्होंने अपनी शिष्या बनाया। और ये कपोल कल्पित है या सृजित है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये ओरल हिस्ट्री है, हुँ, मौखिक ऐतिहासिक सत्य है, जिसमें यह कहा जाता है कि बाकायदा गुरु रविदास महाराज ने जो है मीरा को अब शिक्षा दी और उसको अपना जो है उन्होंने शिष्या बनाया। तो अगर वो व्यक्ति महिला को इतनी इज्जत दे सकते थे, हुँ। तो क्या आज वर्तमान में भारतवर्ष में महिलाओं को उसी प्रकार की और उत्तर प्रदेश में क्या इज्जत मिल रही है? ये प्रश्न उठता है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। सर राजनीति की बात हुई, मैं अपने आखिरी सवाल से खत्म करूँगा कि जब राजनीति की बात हो रही है, तो जब जो एक दल है, सत्ताधारी दल है उत्तर प्रदेश का, वो एक
सिर्फ राम के नाम की राजनीति की जा रही है, लगातार उनको हर मंच पे, चाहे कहीं भी चुनाव हो, सांप्रदायिकता और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं उनके मंचों से। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो बहुजन समाज के लोगों को या फिर समता मूलक समाज चाहने वाले लोगों के सामने क्या जिम्मेदारियां बनती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो गुरु रविदास महाराज को लेकर के राजनीति हो रही है, तो उनका एक जो बड़ा फलसफा बचता है, जिसको मैं कहना चाह रहा था कि जात जात में जात है, तिन केलन के पात, रैदास न मानुख बन सके जब तक जात न जात। तो ये जो जातिवाद की राजनीति, जो जाति के आधार पर बांटने की राजनीति है, और वास्तविकता में क्या सबको प्रतिनिधित्व मिल रहा है जी, समाज के अंदर, नौकरियों के अंदर, जुडिशरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्या बहुजन समाज वहां पर सचमुच सत्ता संपन्न है? क्या उसका सशक्तिकरण दिखाई पड़ रहा है उसको? जी, अगर वो सशक्तिकरण नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज और जो पृथक किया गया समाज है, एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज हैं, वो प्रश्न उठाएंगी कि क्यों आप हमारे नायकों को तो अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे समाज को भी अंगीकार करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है इस बात में चेतना युक्त हो रही है। तो निश्चित तौर पे सर, ये अगर हम इसको देखें तो जो 27 फरवरी को जो सिर गोवर्धनपुर में जो नेताओं का जमावड़ा लगा, वो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक मेला था। और विवेक सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें ये देखना चाहिए कि वो उनकी बातों पे कितना अमल करते हैं। बाकी इसमें एक अगर हम सकारात्मक पहलू देखें तो वो यह है कि जिस तरीके से बहुजन चेतना का उभार हुआ है और जिस तरीके से बहुजन, जी सर। मैं ये कह रहा था कि देखिए, चेतना का उभार अगर आप रविदास समाज को लेकर के देखेंगे तो चेतना का उभार बहुत हुआ है, क्योंकि रविदासी जो समाज है वो केवल अब भारत में ही नहीं बचा है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। चाहे आप यूएसए में जाएं, आपको गुरु रविदास टेम्पल वहां पर मिलेगा अलग से, और उन्होंने अपने आप को सिख समाज से अलग करके अपना टेम्पल अलग बनाया है। श्री गुरु रविदास जो है, और उनका जो नारा है, जो जो उनका उद्बोधन है कि जो बोले सो निर्भय, गुरु रविदास महाराज की जय। तो ये जो अपने आप में आत्मनिर्भर होने की जो उनमें ललक पैदा हुई है, चाहे यूके में जाएं, चाहे कनाडा में जाएं, आपको पता होगा कि वो जो संगठन उन्होंने बनाया है नहीं, ग्लोबल श्री रविदास गुरु महाराज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इक्वालिटी, तो एक तरह से गुरु रविदास महाराज को भी उन्होंने अब विश्व विभूति की तरह दिखाना शुरू कर दिया है। और हर प्रांत में छोटे छोटी जगह आपको गुरु रविदास महाराज के टेम्पल मिल जाएंगे, और यहाँ तक कि अमृतवाणी जो उनके 22 जो श्लोक थे जो बाकायदा रखे गए हैं, वो अलग से अमृतवाणी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक तरफ उनका आत्मनिर्भर टेम्पल, दूसरी तरफ उनकी पूजा, और तीसरी तरफ जो अखिल भारतीय स्तर पर संगठन है, वो अपने आप में दिखा रहा है कि उनका असर्शन बहुत बढ़ गया है, और इसलिए राजनीतिक दल उनकी तरफ उन्मुख होने की कोशिश कर रहे हैं। और मजबूर भी हैं, अगर हम कहें तो मजबूर भी हैं उनकी। और ये बहुजन नायकों को लेकर जो समाज के भीतर चेतना बढ़ी है, ये उसका भी एक उसके रूप में भी हम देख सकते हैं, उसकी परिणति के रूप में देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में अपने नायकों को लगातार जिंदा रखने की जरूरत है, उनको लगातार उनके बारे में बात करने की जरूरत है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं बहुजन समाज के एक एक नायक लगातार स्थापित होते जाएंगे और यह आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर अदा करेंगे। सर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम। जय भीम।